नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर ललित मोहन पंत। डॉक्टर पंत, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर ललित मोहन पंत वो शख्स है जिन्होंने परिवार कल्याण के क्षेत्र में देश में क्या दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऑपरेशन किए हैं। पुरुष और महिला दोनों के ऑपरेशन उन्होंने किए हैं और यह संख्या करीब करीब 3 लाख है। 2,96,000 से ज्यादा ऑपरेशन वे कर चुके हैं। और इतना ही नहीं, इसके लिए उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आपने इतने सारे ऑपरेशन किए हैं, करीब 3 लाख ऑपरेशन किए हैं, कितने लाख बच्चों की आमद इस धरती पर आपने रोकी होगी? प्रकाश जी, ये स्टैटिस्टिकली ये कहा जाता है कि एक ऑपरेशन करने से 2.7 जन्म रोके जा सकते हैं। तो यदि आप इसे 3 लाख मानते हैं और 3 लाख से 2.7 को गुणा करें तो लगभग 8 लाख लोग इस दुनिया में आने से मेरे द्वारा रोके गए हैं। यानी एक आधा इंदौर, लगभग आधा इंदौर कहा जा सकता है कि इतनी आबादी और बढ़ जाती, क्योंकि 30 साल से आप ऑपरेशन कर रहे हैं। हो सकता है ऑपरेशन नहीं किए होते तो और बच्चे पैदा होते और अब तक उनके भी बच्चे हो गए होते। स्वाभाविक। तो एक बड़ी आबादी आपने रोकी। आपके नाम पर एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स एक अवार्ड भी देता है जी। तो ये कब शुरुआत हुई इसकी और कैसे हुई इसकी शुरुआत? ये शुरुआत सन 2002 से हुई थी, जब तब तक मुझे करीब 10 साल तक लगातार उस संस्था के द्वारा पुरस्कृत किया गया था और लगातार मुझे गोल्ड मेडल्स मिलते रहे थे। पर कोई भी मुझसे ज्यादा ऑपरेशन नहीं कर पाता था। तो संस्था ने ये सोचा कि हर साल यही व्यक्ति लेता है तो क्यों नहीं ये पुरस्कार इसी के नाम पर कर दिया जाए। उसमें मेरे लिए गर्व की बात यह है कि ये सोचने वाले मेरे टीचर्स थे, मेरे गुरु लोग थे और उन्होंने एग्जीक्यूटिव बॉडी में इस बात को रखा और लगभग सभी ने इस बात पर अपनी सहमति जाहिर की। और कहीं थोड़ा बहुत उज्र भी हुआ तो, लेकिन अधिकांश लोग ये मानते थे कि मेरे द्वारा किया हुआ काम काफी अच्छा है और ये पुरस्कार शुरू किया जाना चाहिए ताकि दूसरे लोग भी आगे आ सकें। आपने एक नई तकनीक विकसित की है परिवार कल्याण के लिए, महिलाओं के लिए, कि मतलब टीका भी नहीं, चीरफाड़ भी नहीं और खून भी नहीं जी। और मतलब टांका भी नहीं लगाते आप उसमें। जी। ये क्या है टेक्निक? ये असली में होता यह है कि मैं जब कैंप्स में ऑपरेशंस करता हूं तो सैकड़ों की तादाद में महिलाएं ऑपरेशन के लिए आती हैं और जब उसको चीरा लगा करके हम लैप्रोस्कोप से ऑपरेशन करते हैं तो कई बार उस चीरे में से खून बहना शुरू हो जाता है और कुछ लोगों को कभी कभी सैकड़ों में से किसी एक आध को परेशानी भी होती है और फॉलोअप में भी परेशानी होती थी। मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा तरीका ईजाद किया जाए जिसमें बिल्कुल खून न के बराबर बहे या खून बहे ही नहीं। तो उसके लिए मैंने नो स्कैल्पेल लैप्टिटी करके एक नया तरीका खोजा। एक महीन से नोक का एक औजार होता है जिससे एक छिद्र उस महिला के नाभि के नीचे में करता हूं। उसका साइज मुश्किल से 1 या 2 मिलीमीटर होता है और उसी को फिर बाद में उसी औजार से चौड़ा कर देता हूं और चौड़ा करने के बाद उसके थ्रू ट्रोकार और कैन्यूला अंदर डालता हूं और कैन्यूला के थ्रू लैप्रोस्कोप डाल करके जब हम लैप्रोस्कोप से ऑपरेशन करते हैं तो हम अंदर कुछ काटते नहीं हैं। तो न तो अंदर कुछ कटा न बाहर कुछ कटा और उसमें बिल्कुल भी नामात्र को भी खून बिल्कुल नहीं निकलता। और इस तकनीक को मैंने नाम दिया नो स्कैल्पेल, क्योंकि स्कैल्पेल होता है जिससे चीरा लगाया जाता है। सर्जन जिससे ऑपरेशन करता है उसको स्कैल्पेल कहते हैं, जिस चाकू से ऑपरेशन करता है उसे स्कैल्पेल कहते हैं। तो चूंकि स्कैल्पेल यूज नहीं हुआ, कोई चीरा नहीं लगा, इसलिए नो स्कैल्पेल लैप्टिटी मैंने इसे नाम दिया और लोगों के द्वारा बहुत पसंद किया गया। और खासतौर से मेरे जो कलीग डॉक्टर्स हैं, मेरे साथी डॉक्टर्स हैं, उनको बाद में कोई परेशानी नहीं होती उसमें और महिलाओं को जिन्होंने ऑपरेशन कराया होता है उन्हें भी कोई तकलीफ नहीं होती और बहुत ही कॉस्मेटिक स्कार बनता ही नहीं है। नाभि के बिल्कुल नीचे एक बहुत पॉइंटेड स्कार भी नहीं दिखाई देता उसमें। तो नाभि दर्शना साड़ी पहनने वाली महिलाओं के लिए भी एक बेहतर तरीका इजाद हो गया। अगर ये सारे ऑपरेशन 3 लाख ऑपरेशन जो आपने सरकारी महकमे में किए हैं, अगर आप निजी क्षेत्र में ये ऑपरेशन करते और एक ऑपरेशन के 10,000 रुपए भी लेते तो 3 लाख ऑपरेशन के कितने करोड़ रुपए आप कमा चुके होते? आपको अफसोस होता है कभी? नहीं, कतई नहीं। ये गणना मैंने कभी की भी नहीं और कभी ये सोचा भी नहीं कि मैं कितने पैसे कमा पाता। अरबों तक पहुंच जाती है। जी, अरबों तक पहुंच जाती। पर मेरे लिए सबसे बड़े सुख का विषय यह है
कि मैंने ये गणना करने के बजाय ये गणना की कि मैंने कितने ऑपरेशंस किए हैं, कितने लोग मेरे से लाभान्वित हुए हैं, लोगों ने मुझ पर विश्वास किया और मेरे हाथों से ऑपरेशन कराया। और मैं सबसे बड़े मतलब अपने लिए गर्व महसूस करता हूं कि ईश्वर ने मुझे ये मौका दिया। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इन 3 लाख ऑपरेशंस में मेरे द्वारा किसी भी महिला को कोई क्षति नहीं पहुंची, किसी भी तरह की कोई क्षति नहीं पहुंची। और बहुत ही मुश्किल से ऑपरेशन भी मैं कर पाता हूं, और ये मेरे लिए ज्यादा सुख का विषय होता है बनिस्बत की मैं ये गणना करूं। आप एनसीसी के बहुत अच्छे कैडेट रहे हैं, आपके पिता आर्मी में थे, तो आपको लगा नहीं कि आर्मी में जाके देश की सेवा की जाए बजाय डॉक्टर बन के? नहीं, ये आप ठीक कह रहे हैं, मेरा सपना तो यही था और कि मैं फौज में जाऊं। और मेरे एनसीसी के जो कमांडिंग ऑफिसर्स थे वो लोग ये कहा करते थे कि हम आपकी रेड कॉलर देखना चाहते हैं, मतलब बहुत सीनियर पोस्ट तक जाते हुए आपको देखना चाहते हैं। तो मेरा सपना भी यही था। लेकिन समय के साथ साथ जब मैं इस फील्ड में आया तो मुझे लगा कि मैं भले ही आर्मी की वर्दी नहीं पहनता हूं, पर मैं जीवन आर्मी का जैसा ही व्यतीत करता हूं, क्योंकि मैं 24 घंटों में से लगभग 16-18 घंटे काम करता हूं और बहुत विपरीत परिस्थितियों में काम करता हूं। डॉक्टर बने आप जी, तो ये लाइन क्यों चुनी आपने? कोई ऐसी लाइन चुनते जैसे आजकल बहुत आम हो गया है मोटापे का ऑपरेशन करना, कि लेप्रोस्कोपिक से ऑपरेशन कर दिया और लाखों रुपए ऐंठ लिए, किसी के चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कर दी, लाखों रुपए कमा लिए। आपने ऐसा काम चुना जिसमें कमाई है ही नहीं, नाम है ही नहीं, सम्मान है ही नहीं, आप एक शासकीय सेवक हैं और बस। ये वैसे तो बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो आपको किसी रास्ते की तरफ लेके जाते हैं, पर कहीं मैं ये महसूस करता हूं कि मेरी प्रवृत्ति ये है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो काम चुनूं जो कोई दूसरा नहीं कर पा रहा है और जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत किसी भी व्यक्ति को या समाज को या देश को है। और मुझे लगा कि ये ज्यादा जरूरी काम है जिसे मुझे करना चाहिए। और आप जैसा कह रहे हैं, बावजूद कि मैं बहुत समय तक इस काम को करने से मुझे लोगों ने प्रोत्साहित नहीं किया, बल्कि मुझे हतोत्साहित किया कि क्या यार तुम एक अच्छे सर्जन हो और सारी तरह के ऑपरेशन करते हो और इस नसबंदी के ऑपरेशन के पीछे क्यों पड़े रहते हो, कुछ और काम करो, पैसा कमाओ। पर मैं इस सब के बावजूद भी यही काम करता रहा। इसके बावजूद भी आज ईश्वर कृपा है और आप मुझे यहाँ पर खड़ा करके मुझसे सवाल कर रहे हैं और दुनिया में मुझे लोग जानते हैं। पिछले वर्ष दुनिया के मीडिया ने मुझ पर करीब आधा पेज लिखा है। तो ये दिन मैं यदि ये काम नहीं करता शायद ही लंदन टाइम्स में आधे पेज के इंटरव्यू छपते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अखबारों में आधे पेज के इंटरव्यू छपते हैं, लेकिन आप घर के जोगी जोगड़े रह गए, ऐसा नहीं लगता? पर मैंने जब ऐसा हुआ था तो मैंने मेरे ख्याल से अपने लोगों को, अपने आसपास के लोगों को, मीडिया को भी धन्यवाद दिया था कि लंदन टाइम्स लंदन में या द ऑस्ट्रेलियन में या द जापानीज हेराल्ड में मेरा नाम छपा, तो वो आप लोगों की बदौलत। क्योंकि यदि आप मुझे रिकग्नाइज नहीं करते, समाज मुझे रिकग्नाइज नहीं करता, तो लंदन टाइम्स में शायद ही मुझे कोई जानता। तो ये समाज की देन है और मैं इससे खुश हूं। आजकल बड़े विवादों में है परिवार कल्याण के ऑपरेशन, नसबंदी के ऑपरेशन ऐसे कर दिए जाते हैं, या तो नसबंदी के बाद भी महिलाएं संतान पैदा कर देती हैं, दूसरा नसबंदी के बाद मौतें हो रही है। तो ये सब क्यों होता है? और ये कहा जाता है कि रिकॉर्ड बनाने के लिए, आंकड़ा बढ़ाने के लिए जबरदस्ती ऑपरेशन किए जाते हैं, ऐसा है क्या? मेरे ख्याल से ऐसी बात नहीं है, पर यह बात भी सच है कि हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर्स की कमी है। हमारे वहाँ अवेयरनेस बढ़ी है, पर उतनी अवेयरनेस नहीं है जितनी अपेक्षित है। होता यह है कि साल भर हमारे पास काम करने का समय होता है और जो परिवार नियोजन के लिए जो भी दंपत्ति, पुरुष हो चाहे महिला हो, हमारे पास आते हैं, उनका आने का समय अक्टूबर से लेकर के मार्च के बीच में होता है। तो स्वाभाविक है काम बढ़ जाता है। और चूंकि हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर्स नहीं हैं, कम हैं, इस क्षेत्र में प्रशिक्षित नहीं है, जैसा अभी आपसे हम बात कर रहे थे, आप खुद भी महसूस कर रहे थे कि डॉक्टर ललित मोहन पंत यदि लाखों में ऑपरेशन करता है तो उसके पीछे सिर्फ मेरी अपनी ही मेहनत नहीं है। मैं इसलिए इतना काम इसलिए कर पा रहा हूं कि मेरे जैसे दूसरे डॉक्टर्स जिनकी जरूरत समाज को है वो बहुत कम है, क्योंकि नॉन रिवॉर्डिंग, एक तरह से नॉन रिवॉर्डिंग काम है। तो इस सब में जब बहुत सारा काम एक साथ होता है तो क्वालिटी थोड़ी बहुत सफर करती है। जैसा सवाल अभी आपने किया कि ऑपरेशन के बाद भी महिलाओं को बच्चे होते हैं, तो ये कोई अस्वाभाविक सी घटना नहीं है।
क्या होता है कि नसबंदी ऑपरेशन के बाद 1 से 2% तक महिलाओं को कई बार स्पॉन्टेनियस रिकेनलाइजेशन हो जाता है। ईश्वर ने इस मनुष्य शरीर को या जीव मात्र को यह गुण दिया है कि हमारे शरीर के घाव कुछ समय के अंतराल से भर जाते हैं, और इसी तरह से कभी कभी कटी हुई नसें या जो बंधी हुई नसें, जो ऑक्लूडेड ट्यूब्स हैं, वो भी समय के साथ साथ आपस में वापस जुड़ जाती हैं, और जुड़ने के बाद उसमें डिंब हो चाहे शुक्राणु हो, उनका प्रवाह वापस शुरू हो जाता है, और डिंब और शुक्राणु के मिलने से फिर से महिला गर्भ धारण कर लेती है। तो एक स्वाभाविक सी घटना है। और दूसरा, पुरुष नसबंदी के बाद कई बार हमारी समझाइश के बावजूद भी पुरुष ऑपरेशन कराने के बाद उसे कम से कम 3 माह तक अस्थायी साधनों का उपयोग करना होता है, पर वो बावजूद समझाइश के उसका उपयोग नहीं करते हैं और अपनी पत्नी से सहवास करते हैं, तो उन्हें गर्भ ठहर जाता है। कई बार ये भी होता है कि जो महिलाएं नसबंदी के लिए हमारे पास शिविरों में आती हैं, वो उन्हें नसबंदी ऑपरेशन कराना होता है, इसलिए झूठ कह देती हैं कि वो किसी साधन का उपयोग कर रही थी, या उन्होंने पिछले दिनों में कोई अपने पति के साथ सहवास नहीं किया, या उन्हें पिछले 5 दिन पहले महीना आया था। तो ये जो झूठ है, ये हमें मिसगाइड करता है। वो पूर्व से गर्भ धारण किए हुए होती हैं। 1 या 2 या 3 या 15 दिन तक का गर्भ सामान्यतया हमारी पकड़ में, मेडिकल साइंस के पकड़ में नहीं आता है, और जब पकड़ में नहीं आता है तो वो गर्भ को जारी रखती हैं, और आने वाले समय में यदि 8 या 9 महीने बाद या 7 महीने बाद बच्चे होते हैं तो उसे फेलियर माना जाता है। और चूंकि इसमें कई लोग उन्हें ऐसे मिल जाते हैं बहकाने वाले, जो ये कहते हैं कि चूंकि आपका ऑपरेशन फेल हो गया तो इसके बदले में आपको जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम डॉक्टर्स पहले कंज्यूमर फोरम या कंज्यूमर एक्ट में नहीं आते थे, और ये आने के बाद से उनके लिए एक बहुत आसान सा पैसा कमाने का तरीका हो जाता है, और हमारे खिलाफ वो कार्रवाइयां कचहरी भी करनी पड़ती है। बिल्कुल करनी पड़ती है। कई बार लोग, मैं जैसा बता रहा हूं कि एक आसान पैसा पाने के लिए लोग बजाय हमारी समझाइशों को समझने के कोर्ट में हमें खींचने की कोशिश करते हैं। पर उसके लिए भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय परिवार नियोजन बीमा योजना जारी की है, जिसके तहत यदि ऑपरेशन के बाद, हम पहली बात तो हमें कायदे से जब तक महिला को माहवारी ना आ जाए प्रमाण पत्र जारी नहीं करना चाहिए। दूसरा, पुरुष नसबंदी के बाद में जब उसके वीर्य में शुक्राणु खत्म हो जाए उसके बाद उन्हें प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए, और उसके बाद भी यदि गर्भ ठहर जाता है तो महिला की माहवारी रुक जाती है तो उसे तुरंत अपने पति को बताते हुए उसे अस्पताल आना चाहिए, जहां उसे एक मामूली सी एक गोली से उसका जो मासिक धर्म है उसे वापस शुरू किया जा सकता है, उस गर्भ को गिराया जा सकता है, जिसमें उसे कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। और ऐसा कर पाने पर राष्ट्रीय परिवार नियोजन बीमा योजना के तहत उसे 30,000 रुपए का मुआवजा बिना किसी लड़ाई झगड़े या कोर्ट कचहरी या अखबारबाजी या नेतागिरी किए मिल सकते हैं। पर यह समझने के बजाय वो बेमतलब उसे किसी प्लीडर के थ्रू कोर्ट तक ले जाने का प्रयास करते हैं, जो गलत है। मतलब 30,000 रुपए उनको मिल सकते हैं अगर ऐसा हो। हाँ। अच्छा, आपने अभी परिवार कल्याण के अस्थायी साधनों की बात की, टेम्परेरी मेथड्स की बात की, तो टेम्परेरी मेथड्स में अलग अलग तरह के हैं। अब कॉपर टी भी अलग अलग तरह के आ गए हैं, नए तरह के कॉपर टी आए हैं, 380 है, ये क्या है? कॉपर टी 380 एक, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। कॉपर टी 380 एक बहुत अच्छा तरीका है परिवार को नियोजित रखने का, 2 बच्चों के बीच में अंतर रखने का। कॉपर टी पहले भी हुआ करते थे, पर ये कॉपर टी 380A जो है ये 10 साल तक प्रभावशील रहता है। एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में अंतर रखने के लिए भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। जब तक बच्चा 3 साल का नहीं होता तब तक के लिए उसका उपयोग करें, उसके बाद उसे निकाल दें, उसके बाद गर्भ ठहर सकता है। और 2 बच्चों के बाद में यदि हम ऑपरेशन के लिए मानसिक तौर पर तैयार नहीं है तो कॉपर टी 380 यदि इंसर्ट करा लिया जाए तो 10 साल तक प्रभावशील रहेगा। उससे बीच में हटाया जा सकता है, उससे हटाया जा, कभी भी हटाया जा सकता है, दूसरे दिन हटाया जा सकता है, उसी दिन हटाया जा सकता है, जब चाहे तब हटाया जा सकता है। अब तो भारत सरकार ने एक नई योजना और शुरू की है जिसे पोस्टमार्टम IUCD प्रोग्राम कहते हैं, और वो कई प्रदेशों में प्रैक्टिस हो रही है। उसमें जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है, बच्चे का जन्म होता है, तुरंत ही गर्भाशय में उसको रख दिया जाता है, और जो पोस्टमार्टम पीरियड होता है, प्रसव के बाद का समय, उन 40 दिनों में जो भी मामूली सी तकलीफें महिला को होती हैं, उसके साथ साथ वो कॉपर टी से होने वाली जो भी, यदि मान लो कभी कोई महिलाएं शिकायत करती हैं, उन्हें कमर दर्द होता है या बीच में माहवारी आती है या अटपटा लगता है, तो उन 40 दिनों में उसके साथ में वो उसके साथ जीना
सीख लेती है, क्योंकि कोई भी फॉरेन बॉडी जो शरीर में जाती है तो थोड़ा बहुत एक अटपटापन महसूस हो सकता है। उन 40 दिनों में उसके साथ वो एक्लिमेटाइज हो जाती है और उसके बाद में भी उसको जारी रख सकती है जब तक कि वो बच्चा गर्भ में। जमाते उलमा ने तो एक फतवा जारी किया था कि आप लोग जो कार्य कर रहे हैं वो एंटी इस्लाम है, इस्लाम विरोधी कृत्य कर रहे हैं आप। इसका क्या असर पड़ा समाज पे? क्या मुस्लिम महिलाएं आप परिवार कल्याण नहीं अपनाती? ये अक्सर ये सवाल किया जाता है। मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, सब माँ एक जैसी होती है। हर माँ को बच्चा जन्म देते वक्त उतना ही दर्द होता है जितना एक हिंदू को होता है, उतना ही मुसलमान को होता है। मुसलमान हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, बराबर हो। सिर्फ बताने के लिए मैं बताना चाहूंगा कि एक जन्म जब माँ बच्चे को देती है उसे 57 एक दर्द की एक इकाई है, उसे डेल कहते हैं, DEL डेल। 57 डेल का दर्द होता है। एक व्यक्ति सामान्यतया ज्यादा से ज्यादा 40 डेल का दर्द सहन कर सकता है, और 57 डेल का दर्द मतलब होता है कि यदि आपके शरीर की 20 हड्डियां एक साथ तोड़ दी जाएं तो जो दर्द होगा वो 57 डेल का दर्द होता है। तो किसी भी माँ को, किसी भी स्त्री को जब बच्चा जन्म देते समय इतना दर्द होता है, तो कोई भी स्त्री ये नहीं चाहती कि लगातार बच्चे पैदा करती रहे। वो तो समाज के, परिवार के दबाव में उन्हें गर्भधारण करना पड़ता है। और मैं आपको बताऊं कि ये सब कुछ जो लोग कहते हैं, मैंने ईद के दिन एक दिन ईद के दिन मैंने 6 महिलाओं के ऑपरेशन किए, और जब उन 6 मुस्लिम महिलाओं से मैंने पूछा कि आज तो ईद है भाई, आज तुम ऑपरेशन कराने क्यों आ गई? क्योंकि ईद के दिन कैंप इसलिए हुआ था कि लोग ये कहते थे कि टारगेट पूरे करने हैं, आपके पास समय नहीं है तो आप भले ईद के दिन दे दो, क्योंकि मुसलमान औरतें तो आएंगे नहीं, हिंदुओं के ही भले ऑपरेशन हो जाएंगे। पर मैं इस बात पर मुझे वहां बुलाया गया था, पर लेकिन मुस्लिम महिलाएं भी आई और उन्होंने कहा कि सर हमने इसलिए ऑपरेशन करवाया कि कल पता नहीं आप कब आएंगे इसके बाद, तो इसलिए हम तो ईद तो सुबह बन गई, अब दोपहर में हमने ऑपरेशन करा लिया। पिछले साल एक बहुत जागरूक पत्रकार हैं, उन्होंने भी ईद के दिन मुझसे ऑपरेशन करवाया, जबकि उनकी सिर्फ एक लड़की थी। और जो जमात उल उलमा की आपने बात की है, पिछले साल भी इस प्रदेश में परिवार नियोजन को एक प्राथमिकता के आधार पर परिवार नियोजन वर्ष के रूप में मनाया गया था, और बहुत अच्छा काम हुआ था। बुरहानपुर जिले में जहां मुस्लिम आबादी लगभग 50% है, आबादी में मुस्लिम लोग 50% से ज्यादा हैं, तो वहां पर उसी दौरान एक जमात उल उलमा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौलाना अब्दुल रजाक साहब आए थे, और उन्होंने फतवा जारी किया था कि जो मुसलमान नसबंदी ऑपरेशन करवाएगा उसे मुसलमान कहलाने का हक नहीं होगा, और ये हम लोग सहन नहीं करेंगे कि मुसलमानों को परिवार नियोजन के लिए प्रेरित किया जाए, और हम इसके लिए हम आगे कार्रवाई करेंगे वगैरह वगैरह, और कोई भी व्यक्ति मुसलमान समाज से नसबंदी न कराए। तो आप आश्चर्य करेंगे कि दूसरे दिन मेरा वहां पर शिविर था, और मैंने 300 से ऊपर करीब 340 के आसपास ऑपरेशन कराए थे, और उसमें 148 से ज्यादा मुस्लिम महिलाएं थी, और उन महिलाओं ने मुझे ये कहा कि अल्लाह आपका भला करे कि आप आए और हमको इससे निजात दी, और ये सब रिकॉर्डेड है। मेरे ख्याल से यदि किसी ने दूरदर्शन पर भी कभी एक प्रोग्राम आया था, उसमें उन्होंने कहा है कि हम तो 2 बच्चों से ज्यादा पाल नहीं सकते, और आपकी वजह से हमने अपने परिवार को नियोजित कर लिया है, हम बच्चों को आगे पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तो वो भी समाज का एक हिस्सा है, और हमारे साथ बराबरी से भागीदारी करते हैं, और इस बात को समझते हैं। यानी ये अफवाह है, बुरी बात फैलाई जा रही समाज में कि मुस्लिमों में परिवार कल्याण को नहीं अपनाया जाता। बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूं कि सब समाज के सारे वर्ग के लोग बराबरी से हमारी जो अच्छाइयां हैं उसे अपनाते हैं। डॉक्टर पंत आप हमारे स्टूडियो पर पधारे, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। न्यूज मेकर्स में आज इतना ही।